गोपालपुर नाम के राज्य में राजा गोपाल का शासन था। वो एक बहुत ही क्रूर और पापी किस्म का राजा था जो अपनी प्रजा को डरा धमका कर रखता था। उसके राज्य में कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखता था, क्योंकि वो अपने विरोधियों को क्रूर तरीके से दंडित करता था। राजा गोपाल की क्रूरता की कहानियाँ दूर दूर तक फैली हुई थी। हमें भूख लग रही है, जल्दी से हमारे लिए भोजन लेकर आओ। भोजन तैयार है महाराज, बस दासी अभी लेकर आ रही है। दासी जल्दी से राजा के लिए भोजन लेकर आती है। राजा खाने का पहला निवाला खाते हैं तो वैसे ही उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। आखिर किसने बनाया है ये इतना बकवास खाना? तुम लोगों को पता है कि मुझे खाने में जरा सा भी बिगड़ा हुआ स्वाद पसंद नहीं है, तो किसने खाने में इतना नमक डाला? कौन है वो रसोइया जिसने ये खाना बनाया? इतने क्रोधित मत होइए राजन, अगर रसोइये से थोड़ा सा नमक तेज हो गया तो आप दूसरी सब्जी खा लीजिए, कभी कभी गलती हो जाती है। अगर किसी आम रसोइये से ये गलती हुई होती तो हम एक बार को मान भी लेते, लेकिन एक राजमहल के रसोइये से ऐसी गलती हो, ये हमें तनिक भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी की अभी उस रसोइये को लेकर आओ जिसने ये सब्जी बनाई है। राजा का सेवक जाकर रसोइया को बुला कर लाता है। राजा के क्रोध से रसोइया बहुत डरा हुआ था। तभी राजा उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खाने में इतना नमक डालने की? तुम्हारी वजह से अब मेरा खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा। तुम जैसे रसोइयों को काम पर रखना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं अभी के अभी तुम्हें काम से निकालता हूँ। ऐसा मत कीजिए महाराज, मेरा परिवार का खर्चा मुझ पर है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में बीमार माँ है। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मैं कैसे अपना परिवार का पेट चलाऊंगा? ये सब तो तुम्हें मेरी सब्जी में नमक ज्यादा डालने से पहले सोचना चाहिए था। सेवको, इसका सारा सामान राजमहल से बाहर फेंक दो और इसे धक्के मारकर राजमहल से निकाल दो। ऐसा मत कीजिए राजन, वो बेचारा आपसे अपनी गलती की माफी तो मांग रहा है और उसने ऐसा जानबूझकर थोड़ी ना किया है। आप एक राज्य के राजा हैं, आपको इस तरह से अनैतिक निर्णय लेना शोभा नहीं देता है। मुझे क्या शोभा देता है और क्या नहीं, अब आप मुझे बताएंगी। आप जानती हो कि मुझे अपने निर्णय में किसी की भी रोक टोक पसंद नहीं है। आप यहाँ से अपने कक्ष में चली जाइए और मुझे जो करना है करने दीजिए। रानी राजा को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन राजा उसकी बात नहीं सुनता और रसोइयों को राजमहल से निकाल देता है। तभी कुछ दिन बाद राजा अपने सैनिकों के साथ एक बगीचे में घूमने के लिए जाता है। इस बगीचे की खूबसूरती तो मेरे मन को मोह रही है। मेरे राजमहल के बाहर भी ठीक ऐसा ही बगीचा होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए राजन, यदि आप चाहते हैं कि हमारे महल के बाहर भी ठीक ऐसा ही बगीचा हो तो हम आपके लिए ऐसा बगीचा जरूर बनवाएंगे। ठीक है मंत्री जी, तो आप आज से ही राजमहल के बाहर ये बगीचा बनवाने का काम शुरू कर दीजिए। मंत्री राजा के कहने पर कुछ लोगों को बगीचा बनाने के काम पर लगा देता है और राजमहल के बाहर खूब सारे फूल बिखेर दिए जाते हैं। आप सब लोग जानते ही है ना कि राजा को किसी भी काम में थोड़ी सी भी गलती पसंद नहीं है, तो आप लोगों ने उसके अनुसार ही काम किया है ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमने बीज इसी तरह लगाए हैं जिस तरह उस बगीचे में फूल उगे थे। हमने थोड़ी सी भी ऊंच नीच नहीं की है। यदि ऐसा है तो फिर बहुत अच्छी बात है। मंत्री जी उन सबको उनके काम के पैसे दे देते हैं। तभी कुछ दिनों बाद आंगन में फूल उगते हैं, लेकिन उन्हें देखकर राजा बिल्कुल भी खुश नहीं होता। क्या बात है राजन, आपके कहने पर हमने यह बगीचा बनवाया, लेकिन आप इस बगीचे को देखकर खुश नहीं लग रहे हैं। क्या इसके अंदर कोई कमी रह गई है? हमने तो सोचा था ये बगीचा बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे हमने देखा था, लेकिन इसमें कुछ फूल उस बगीचे के फूलों से छोटे हैं तो कुछ फूल उन फूलों से बड़े हैं। ये देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। ये सब उन लोगों की गलती है जिन्होंने ये बगीचा बनाकर तैयार किया है। लेकिन राजन, वो लोग तो बस बगीचे में फूलों का बीज डालने का ही काम करते हैं। अब फूलों को कितने आकार में बढ़ाना है या कितने आकार में छोटा रखना है,
ये तो फूलों पर ही निर्भर करता है और हर फूलों का विभिन्न आकार होता है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। आप हमारी बात का विरोध किस तरह कर सकते हैं मंत्री जी? आपको पता है ना कि कोई हमारी बात का विरोध करे हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमने जो कह दिया वही ठीक है। उन लोगों ने अपना काम बिल्कुल भी ठीक से नहीं किया, इसलिए आप उन सब लोगों को नगर से निकाल दीजिए और आज के बाद उनमें से कोई भी नगर में ना आने पाए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं राजन? केवल फूलों का आकार छोटा बड़ा होने से आप उन लोगों को इतनी बड़ी सजा देंगे? वो इस नगर में सालों से रहते आए हैं और उन लोगों के घर यहाँ पर है, तो भला वह अपने घरों को छोड़कर अपने परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे? ये सब तो उन्हें ये गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो बहुत देर हो चुकी है। मैंने आपको जो कहा है मेरी आज्ञा का पालन कीजिए, वरना मैं आपको भी नगर से निकाल दूंगा। राजा की बात सुनकर मंत्री बहुत डर जाता है और वो राजा के कहे अनुसार उन सब लोगों को नगर से निकाल देता है और वो सभी लोग बेघर हो जाते हैं। तभी कुछ दिन बाद आज हमारा शहद खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो मेरे लिए शहद लेकर आओ रानी। ठीक है महाराज। अभी कुछ दिन पहले एक शहर वाला राजमहल में आया था और उन्होंने बहुत सारे शहद के डिब्बे हमें दिए थे। मैं अभी दासी से कहकर वो शहद मंगवाती हूँ। रानी दासी से कहकर एक कटोरी में शहद मंगवाती है, लेकिन राजा जैसे ही शहद खाता है तो उसकी खुशबू से बाहर पेड़ पर उड़ रही एक मधुमक्खी राजा की कक्ष में आ जाती है और राजा की नाक पर अपना डंक मार देती है और राजा दर्द से बुरी तरह चिल्लाने लगता है। मधुमक्खी ने मुझे काट लिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है रानी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए राजन, मैं अभी आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। रानी जल्दी से राजा के लिए दवाई लेकर आती है और उनकी नाक पर दवाई लगा देती है। कुछ दिनों में राजा को आराम आ जाता है, लेकिन ठीक होते ही वो अपने मंत्री को आदेश देते हैं। मंत्री, कुछ दिन पहले एक शहद वाला राजमहल में आकर शहद बेचकर गया था। जैसे ही मैंने वो शहद खाया तो एक मधुमक्खी ने मुझे डंक मार दिया। उसकी वजह से मैं पूरे 1 हफ्ते तक दर्द में रहा था। इसलिए आप उस शहद वाले को राजमहल में लेकर आइए। जी ठीक है महाराज, मैं अभी सैनिकों को भेजकर उस शहद वाले को राजमहल बुलवाता हूँ। मंत्री सैनिकों को आज्ञा देकर शहद वालों के घर भेजता है और सैनिक उसे राजमहल में लेकर आते हैं। उसे अपने सामने देखते ही राजा का खून खौल उठता है। तुम्हारे शहद की वजह से मधुमक्खी ने मेरे नाक पर डंक मारा, इसलिए तुम्हें अब पूरी जिंदगी कारागार में रहना होगा और तुम्हें हर रोज एक मधुमक्खी का डंक लगवाया जाएगा ताकि तुम्हें मेरे दर्द का एहसास हो। ये आप क्या कह रहे हैं राजन? आपको मधुमक्खी ने डंक मारा, इसमें बेचारे शहद वाले की क्या गलती है? कृपया करके बेचारे इस मासूम इंसान को ऐसी सजा मत दीजिए। देखिए रानी, हम इस राज्य के राजा हैं, इसलिए इस राज्य से जुड़े हर निर्णय को लेने का अधिकार सिर्फ हमें है और हमने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। इसे कारागार में डाल दो और इसे भी मधुमक्खी का डंक लगवाओ। शहद वाला राजा के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन राजा उसे माफ नहीं करता। राजा की क्रूरता से सब बहुत परेशान हो चुके थे और हर कोई राजा से डरने लगा था। तभी एक रोज राजा गोपाल अपने राज्य में भ्रमण पर निकला। वो अपने घोड़े पर सवार होकर गांवों से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक सुंदर सूरजमुखी के खेत पर पड़ी। उस खेत में एक सुंदर कन्या खड़ी थी जो सूरजमुखी के फूलों को देख रही थी। राजा गोपाल को उस कन्या की सुंदरता ने मोहित कर दिया। वो उसके पास गया और उससे बात करने लगा। नमस्ते सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रूपा है महाराज। रूपा, बहुत ही सुंदर नाम है और अपने नाम की तरह तुम भी अति सुंदर हो। धन्यवाद महाराज। रूपा को राजा की बातें कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगी। तभी राजा ने उसे रोकते हुए कहा, अरे अरे, हम तुम्हें कुछ कह थोड़ी ना रहे हैं, तुम यहाँ से भाग क्यों रही हो? नहीं महाराज, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए सूरजमुखी के खेत में आई थी। मुझे अपने घर वापस जाना है। मेरे पिताजी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अरे तो तुम्हें घर जाने से कौन रोक रहा है?
थोड़ी देर बाद चली जाना। मैं तो तुमसे ये कह रहा था कि तुम जैसी सुंदर कन्या तो हमारे राजमहल की शोभा होनी चाहिए। यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो मैं तुम्हें जीवन का सारा ऐश्वर्य प्रदान करूंगा। क्षमा कीजिएगा महाराज, परंतु इस बात का निर्णय लेने वाली मैं कोई नहीं होती। यदि आपको मुझसे विवाह करने के संदर्भ में कोई भी बात करनी है तो आपको मेरे पिताजी से मिलना होगा और उन्हीं से इस संदर्भ में बात करनी होगी। अच्छा, तो ऐसी बात है। यूँ तो मैं कभी किसी के सामने इस तरह नहीं जाता, परंतु बात तुम्हारी है तो मैं जरूर जाऊंगा। मैं तुम्हारे पिता से अवश्य मिलूंगा। राजा गोपाल रूपा से इतना मोहित हो गया कि उसने उससे विवाह करने का फैसला कर लिया। वो रूपा के पिता से मिलकर उससे विवाह की बात करने लगा। मैं जानता हूँ कि तुम राज्य के एक मामूली निवासी हो। राजमहल से तुम्हारा कोई नाता होना संभव नहीं, परंतु तुम्हारी बेटी के सुंदर रूप ने मुझे मोहित कर दिया है। इसलिए मैं तुम्हारी बेटी रूपा से विवाह करना चाहता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ नहीं कर सकता। क्यों नहीं? तुम मुझे इनकार कैसे कर सकते हो? जानते हो ना मुझे इनकार करने का अर्थ क्या होता है? मैं सब भली भांति जानता हूँ महाराज, परंतु आज सुबह मेरा एक मित्र मेरी बेटी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया था और मैंने वहाँ पर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। इसलिए मैं आपके साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकता। रामो, तुम अपनी बेटी का वो रिश्ता तोड़ दो और मेरे साथ उसका विवाह करो। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को राजमहल में रखूंगा और तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। महाराज, मैं अपने मित्र को वचन दे चुका हूँ, मैं ये रिश्ता तोड़ नहीं सकता। मैं अपने शब्दों पर कायम रहता हूँ और मैं अपने मित्र के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तुम मुझे इनकार कर रहे हो? राज्य के राजा को इनकार कर रहे हो? तुम शायद जानते नहीं कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। महाराज, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं अपने मित्र के साथ किए गए वचन को नहीं तोड़ सकता। मैंने अपनी बेटी की खुशी के लिए ये फैसला किया है और मैं इस पर कायम रहूंगा। ठीक है, तुम मुझे इनकार कर रहे हो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि राजा का क्रोध क्या होता है। मैंने तुमसे प्यार से बात की, इसलिए तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, लेकिन तुम जानते नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। राजगोपाल क्रोधित होकर वहाँ से चले जाते हैं। राजमहल आकर वो अपने मंत्री को बुलाते हैं। मंत्री, आज मैंने जिस लड़की को सूरजमुखी के खेतों में देखा था, मैंने उसके पिता से अपनी विवाह के संदर्भ में बात की, लेकिन उसने इस रिश्ते को टाल दिया। तुम उसे लेकर आओ और कारागार में डाल दो, और उसके बाद तो रूपा को मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा। आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? मेरे जीवित रहते हुए आप किसी दूसरी स्त्री से किस प्रकार विवाह कर सकते हैं? आपके कुल में कभी ऐसा किसी ने नहीं किया और मैं आपको ऐसा करने की अनुमति भी नहीं दूंगी। अपने शब्दों पर जरा विराम लगाइए रानी। मुझे कोई भी निर्णय से रोकने वाली आप कोई नहीं होती। निर्णय लेने का अधिकार केवल राजा का होता है, रानी का नहीं। बस बहुत हो गया महाराज। हमारे बड़ों ने हमें यही सिखाया है कि राज्य पर जितना अधिकार राजा का होता है, उतना ही अधिकार रानी का भी होता है। तो आप किस प्रकार मुझे ये कह सकते हैं कि आपके निर्णय में मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं? अब मैं आपके मुख से एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। यदि आपने कुछ भी कहा तो मैं आपको भी कारागार में डाल दूंगा। उसके पश्चात आप कुछ नहीं कर पाएंगी। राजा की बात सुनकर रानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी राजा मंत्री को हुक्म देकर रूपा के पिता रामू को कारागार में बंद करवा देता है। मंत्री, अब तो रामू कारागार में बंद हो गया, तो अपने पिता को कारागार से बाहर निकलवाने के लिए रूपा शादी के लिए मान जाएगी। इसलिए तुम जाओ और जाकर उसे लेकर आओ। क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन जब मैं रामू के घर पहुंचा तो वो अपनी बेटी को विदा कर रहा था। आपके डर से आज के ही आज अपनी बेटी का विवाह कर दिया। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो मंत्री? ऐसा नहीं हो सकता, और यदि ऐसा हो भी गया तो रूपा को उसके ससुराल से लेकर आओ, और अगर उसके ससुराल वाले कोई भी बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करें तो तुम उन्हें लाकर कारागार में डाल देना। जी महाराज,
राजा के कहने पर मंत्री रूपा के ससुराल जाता है। रूपा, मैं अभी तुमसे जो बात कहने वाला हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो सकती है, क्योंकि राजा ने तुमसे विवाह करने के लिए जिद की थी और तुम्हारे पिता को कारागृह में बंदी बना लिया है। और मुझे ये आज्ञा आती है कि मैं तुम्हें बंदी बनाकर राजमहल लेकर चलूं, और इस कार्य में तुम्हारे ससुराल वाले बाधा अर्पित कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बंदी बनाकर राजमहल ले चलूं और कारागृह में डाल दूं। क्या? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक राज्य का राजा इस हद तक गिर सकता है, परंतु राजा गोपाल ने मेरी इस सोच को बदल दिया। उसने मेरे पिता को बंदी बनाकर रखा है। मुझे कुछ भी करके अपने पिता को बचाना होगा। तुम चिंता मत करो रूपा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो इस प्रकार तुम्हारे पिता को बंदी बनाकर नहीं रख सकते। उसे धर्म और अधर्म के भली भांति ज्ञात होना चाहिए। रूपा अपने पति सुनील के साथ राजमहल में आती है। तभी राजा रूपा को देखते ही कहता है, तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि मैंने तुम्हारे पिता को बंदी बनाकर रखा है, परंतु यदि तुम मुझसे विवाह कर लेती हो तो मैं तुम्हारे पिता को छोड़ दूंगा। लगता है आप ये नहीं जानते कि एक स्त्री एक पुरुष से विवाह करके सदा उसकी पत्नी बनकर रहती है, और मेरा विवाह तो मेरे पिता ने मेरे पति के साथ कर दिया है, तो मैं उन्हें छोड़कर आपसे विवाह नहीं कर सकती, और यही एक पतिव्रता नारी का धर्म है। अच्छा, तो अगर हम तुम्हारे पति की हत्या कर दे तब तो तुम्हें हमसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या? ये आप इतने नीच किस प्रकार हो सकते हैं कि मुझसे विवाह करने के लिए पहले तो आपने मेरे पिता को बंदी बनाया और अब मेरे पति की हत्या करना चाहते हैं, परंतु जब तक मैं जीवित हूँ ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूं तो तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। ठीक है महाराज, अगर यही एक आखिरी रास्ता है तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु उसके लिए आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि मेरे विवाह करने के पश्चात आप ना तो मेरे पिता को परेशान करेंगे और ना ही मेरे पूर्व पति को कुछ कहेंगे। ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं। हम इन दोनों में से किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। राजा अपने पद का गलत इस्तेमाल करके जबरदस्ती रूपा से विवाह कर लेता है, जिस वजह से उनकी पहली रानी बहुत उदास होती है। आपने मेरे जीते जी रहते हुए किसी और स्त्री से विवाह कर लिया, इसलिए मैं अब आपके इस राजमहल में नहीं रहूंगी और ना ही आज से मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं अभी के अभी अपने पिता के घर चली जाऊंगी और मेरा ये वचन है कि मैं आज के बाद फिर कभी यहाँ नहीं लौटूंगी। मैंने तो तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा रानी, किंतु यदि तुम ये सब कुछ छोड़कर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम करो, परंतु तुम्हारे लिए मैं रूपा को नहीं छोड़ूंगा। राजा की ये बात सुनकर रानी रोते हुए राजमहल से चली जाती है। राजा के विवाह को कुछ समय बीतता है। तभी एक दिन रूपा मौका पाकर रसोई गृह में जाती है और राजा की थाली में जहर मिला देती है। ऐसे राजा को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं जो इतना अधर्मी हो। मुझे ना चाहते हुए भी इससे विवाह करना पड़ा और अपने पति को छोड़ना पड़ा। मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। आज तक न जाने कि कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है, लेकिन मैं आगे से ऐसा नहीं होने दूंगी। रूपा की ये बातें मंत्री सुन लेता है और वो उसे राजा के खाने में जहर मिलाते हुए देख लेता है। देखो मंत्री, मैं जानती हूँ कि तुम राजा के वफादार हो, तो तुम अब राजा के पास जाकर उसे सब कुछ बता दोगे और वो मुझे मृत्यु दंड दे देगा। परंतु एक बात याद रखना, उस अधर्मी का साथ देकर तुम बहुत बड़े अधर्मी बन जाओगे और भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम चिंता मत करो रूपा, मैं राजा को कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ कि वो कितना बड़ा अधर्मी है, लेकिन मैं उसके धर्म को कभी रोक नहीं पाया। परंतु तुम ऐसा करना चाहती हो तो जरूर करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मंत्री की बात सुनकर रूपा बहुत खुश होती है। वो राजा को जहर वाला भोजन खिला देती है और राजा की मृत्यु हो जाती है। परंतु मंत्री पूरे नगर में ये बात फैला देता है कि राजा बीमार था और उसकी मृत्यु हो गई और किसी को पता नहीं चलता कि उसे रूपा ने मारा। परंतु राजा की मौत से सब खुश होते हैं क्योंकि वो बहुत ही निर्दयी था।
मंत्री, राजा के मृत्यु के बाद इस राज्य को संभालने वाला उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है और इस राज्य की असली रानी राजा की पूर्व पत्नी राजा को छोड़कर जा चुकी है, परंतु इस राज्य पर असल अधिकार तो उनका ही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उनके पास जाकर उन्हें सारी सच्चाई बता दे और राज्य उन्हें सौंप दे। ठीक है रूपा, यदि तुम ऐसा चाहती हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। मंत्री रानी के पास जाता है और उन्हें सारी सच्चाई बताता है और राज्य का सारा दायित्व रानी को सौंप दिया जाता है। रानी बहुत ही न्यायप्रिय होकर राज्य को संभालती है और रूपा फिर से अपने पति के घर यानी कि अपने ससुराल चली जाती है और अपने पति को सब कुछ बताती है। जब उसके पति को सब कुछ पता चलता है तो वो बहुत खुश होता है और खुशी खुशी फिर से रूपा को अपना लेता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।